एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज। हम प्रोवाइड कराते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, तो आइए और जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। आज के सेशन में मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10 की सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस के एक चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, और उस चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। इस चैप्टर को कई सारे पार्ट्स में पढ़ाया गया है। उसके बाद इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए गए हैं। तो आज हम इसका करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, सत्ता की साझेदारी, जो कि आपकी क्लास 10th एसएसटी का पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए जल्दी से फटाफट से आप सभी आज के सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब करते हैं अपन शुरू सत्ता की साझेदारी को। जानते हैं सबसे पहले इस चैप्टर के परिचय को। परिचय के द्वारा यानी कि किसी भी चैप्टर के इंट्रोडक्शन के द्वारा हमें ये बातें पता चल जाती हैं कि उस चैप्टर में कौन कौन सी बातें हमें पढ़नी है, क्या क्या नई चीजें, कई इंटरेस्टिंग नई चीजें हमें सीखनी है, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं उस चैप्टर में हमें पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए फटाफट से अपन इस चैप्टर के परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। और सबसे पहले बात करें, पहला पार्ट जो है वो है भाई सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी में आप देखें तो पहली बात अपन क्या सीखेंगे कि सत्ता की साझेदारी की जरूरत क्यों पड़ी। सत्ता यानी कि शासन की साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी। उसके बाद देखें सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्या है, यानी कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, और उसके बाद सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्या है। उसके बाद जानेंगे विभिन्न देशों में जातीय बनावट को, यानी कि दुनिया के विभिन्न देशों में किस किस तरीके से जातीय बनावट है और उस जातीय बनावट के जरिए उन देशों की सत्ता शासन प्रभावित होता है। सबसे पहले हम जानेंगे बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट को, और बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट यानी कि विभिन्न जाति समुदाय होने के बावजूद भी बेल्जियम ने किस तरीके से सत्ता को संभालने के लिए, शासन को संभालने के लिए समझदारी का सहारा लिया। और उसके बाद हम जानेंगे कि बेल्जियम में जातीय बनावट होने के बावजूद भी, यानी कि विभिन्न प्रकार की जातियों के निवास होने के बावजूद भी बेल्जियम में टकराव को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। और उसके बाद जानेंगे हम दूसरे देश यानी कि श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में किस तरीके से जातीय बनावट है, श्रीलंका में जातीय बनावट को लेके शासन की सत्ता को हासिल करने के लिए किस तरीके से टकराव उत्पन्न हुए। उसके पश्चात गृह युद्ध भी हुआ। श्रीलंका में गृह युद्ध यानी कि अंदर ही अंदर, एक देश के अंदर ही लड़ाई का होना। उसके बाद जानेंगे श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के बारे में। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद की किस तरीके से महत्वता थी, किस तरीके से बहुसंख्यकों का वहां पे प्रभुत्व स्थापित था, इस बारे में जानेंगे। और उसके बाद जानेंगे 1956 के कानून द्वारा उठाए गए कदम के बारे में। 1956 में एक कानून बनाया गया था, उस कानून में क्या क्या प्रावधान लाए गए थे, क्या क्या प्रोविजंस लाए गए थे। इस तरीके से 1956 के कानून के द्वारा जो कदम उठाए गए थे सत्ता को लेके, सत्ता में साझेदारी बनाए रखने के लिए, उनके बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे भारत में सत्ता की साझेदारी, बेल्जियम में जान लेंगे, उसके बाद जान लेंगे किसमें, श्रीलंका में जान लेंगे, और उसके बाद जानेंगे अपन भारत में सत्ता की साझेदारी। भारत में सत्ता की साझेदारी को जानेंगे तो सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों को जानेंगे। उसके बाद जानेंगे सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण और सत्ता का क्षैतिज वितरण, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका किस तरीके से काम करती हैं। और उसके बाद सत्ता के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वितरण में किस तरीके का अंतर हमें देखने को मिलता है, इस बारे में जानेंगे। चलिए तो फटाफट से अब अपन शुरू करते हैं। परिचय अपन ने देख लिया, कौन कौन से पॉइंट्स अपन को पढ़ने हैं वो देख लिया। अपन ने देखा कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों है। उसके बाद विभिन्न देशों में जातीय बनावट के बारे में अपन जानेंगे। उसमें अपन ने देखा कि श्रीलंका और बेल्जियम, और उसके बाद भारत में सत्ता की साझेदारी का स्वरूप किस तरीके से हमें
में देखने को मिलता है, तो भारत में सत्ता की साझेदारी के लिए क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण के बारे में जानेंगे और इनमें क्या अंतर है इस बारे में जानेंगे। ये बात हो गई इस चैप्टर के परिचय की, यानी कि इंट्रोडक्शन की। इससे अपन को पता चल गया कौन कौन सी नई बातें हमें इस चैप्टर में सीखने को मिलनी है। तो फटाफट से एक बार फिर से, जिनने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाफट से वो सारे स्टूडेंट्स लाइक कर दें और अपने साथ पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स के साथ जो है इस सेशन को, इस इंपॉर्टेंट सेशन को, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन को फटाफट से शेयर कर दें। अब चलते हैं, शुरू करते हैं अपन अपना चैप्टर। अब भाई सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी होती क्या है, सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं। जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी, हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है, तो इसे सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। क्या बात कही गई है? किसी भी शासन व्यवस्था में, किसी भी देश की शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह, ठीक है, हर प्रकार का सामाजिक समूह और हर एक समुदाय, हर एक सामाजिक समूह, हर एक सोशल ग्रुप और हर एक समुदाय यानी कि हर एक कम्युनिटी की भागीदारी सरकार में होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। यानी कि सभी वर्गों का, सभी समूहों का, सभी समुदायों का समान रूप से सरकार में प्रतिनिधित्व होना, इसे क्या कहा जाएगा? सत्ता की साझेदारी कहा जाएगा। अब देखें लोकतंत्र के बारे में सभी जानते हैं। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप होता है जिसमें जनता अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, यानी कि जनता अपनी सरकार का चुनाव खुद करती है, उसे लोकतंत्र कहा जाता है। तो लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है? लोकतंत्र का मूल मंत्र है सत्ता की साझेदारी। और सत्ता की साझेदारी का क्या मतलब है? कि जब किसी शासन व्यवस्था में हर एक सामाजिक समूह और समुदाय की समान भागीदारी होती है, तो उसे सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। और लोकतंत्र भी क्या बात करता है? कि शासन में सभी की समान रूप से भागीदारी हो, यानी कि लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या निकल के आता है? सत्ता की साझेदारी। उसके बाद देखें, किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में, किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में हर नागरिक का हिस्सा होता है। बिल्कुल होता है। हर नागरिक का कैसे हिस्सा होता है? वो इस तरीके से होता है कि हर व्यक्ति को अपनी सरकार चुनने का अधिकार है, यानी कि हर व्यक्ति को जो है मताधिकार है, हर व्यक्ति के वोट का मूल्य एक होता है। और यह हिस्सा भागीदारी के द्वारा ही संभव हो पाते हैं, यानी कि सरकार को बनाने में, सरकार को चुनने में, शासन को स्थापित करने में उस देश के हर नागरिक की भागीदारी है। उसके बाद देखें, इस प्रकार की शासन व्यवस्था में नागरिकों को इस बात का अधिकार होता है कि शासन के तरीकों के बारे में उनसे सलाह ली जाए। बिल्कुल यही तो होती है सत्ता की साझेदारी, जो कि लोकतंत्र का एक मूल मंत्र है, जिसमें उस देश के नागरिकों की भागीदारी होती है और शासन के तरीकों के बारे में उनसे सलाह ली जाती है। तो ये बात हो गई अपन की किसकी? अपन ने जान लिया कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है। अब चलते हैं अपन आगे। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, अब इस बारे में अपन जान लेते हैं। भाई सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? युक्तिपरक तर्क यहाँ पे एक दिया गया है आपको, यानी कि हानि या लाभ के परिणामों पर आधारित, ठीक है, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम होता है अगर सत्ता की साझेदारी है। ठीक है, युक्तिपरक तर्क दिया गया है, बिल्कुल लॉजिकल बात कही गई है, हानि और लाभ दोनों को ध्यान में रखते हुए कि अगर सत्ता की साझेदारी है, यानी कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव कम होगा। उसके बाद राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है, यानी कि एक नियमित समय अंतराल के बाद ही सरकारें बदली जा सकती है, बीच में सरकार में उथल पुथल नहीं हो सकती, क्योंकि सत्ता की साझेदारी सभी लोगों का समान प्रतिनिधित्व है सत्ता को स्थापित करने में। उसके बाद देखें नैतिक तर्क, ये हो गए युक्तिपरक तर्क। अब भाई इथिकल लॉजिक यहाँ पे लगाए गए हैं। नैतिक तर्क, नैतिकता या अंतर्भूत महत्व पर आधारित कुछ तर्क हैं। कौन कौन से हैं? पहला तर्क है
सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। अगर सत्ता की साझेदारी है मतलब लोकतंत्र है, अगर लोकतंत्र है मतलब सत्ता की साझेदारी है। उसके बाद देखें, लोगों की भागीदारी आवश्यक है, ठीक है, तथा लोग अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन से जुड़ते हैं। क्या बात कही गई है यहाँ पे? लोगों की भागीदारी आवश्यक है तथा लोग अपनी भागीदारी के माध्यम से ही शासन से जुड़े होते हैं, सत्ता की साझेदारी वाले शासन में। उसके बाद देखें, लोगों का अधिकार है कि उनसे सलाह ली जाए कि शासन किस प्रकार का हो। ये हो गए भाई अपने नैतिक तर्क और ये हो गए अपने युक्ति परक तर्क, यानी कि हानि और लाभ के परिणामों पर आधारित। तो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, अपन ने कुछ इस तरीके से देखा। अब देखते हैं आगे। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी? सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो समाज में सौहार्द यानी कि खुशी और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। क्या बात कही गई है? समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। इससे विभिन्न सामाजिक समूहों में टकराव को कम करने में मदद मिलती है। क्या बात कही गई है? सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? सत्ता की साझेदारी से समाज में सौहार्द और शांति बनी रहती है, इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है, क्योंकि सभी लोगों की भागीदारी रहती है तो लोगों में आपस में टकराव नहीं होंगे कि भाई हमें हमारा हिस्सा नहीं मिला, हमें हमारी भागीदारी नहीं मिली, ठीक है। इससे विभिन्न सामाजिक समूहों में टकराव को कम करने में मदद मिलती है। उसके बाद देखें, किसी भी समाज में बहुसंख्यक के आतंक का खतरा बना रहता है। अब भाई बहुसंख्यक क्या होते हैं? जिस समुदाय की संख्या ज्यादा हो, यानी कि संख्या में लोग जिस समुदाय के ज्यादा हो वो क्या कहलाएंगे? बहुसंख्यक। दूसरी तरफ होते हैं अल्पसंख्यक, यानी कि किसी एक कम्युनिटी के लोगों की संख्या अगर कम हो तो वो अल्पसंख्यक कहलाएंगे। तो किसी भी समाज में बहुसंख्यक के आतंक का खतरा बना रहता है, क्योंकि वो संख्या में ज्यादा है, वो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर सकते हैं और अपने शासन की स्थापना का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे हैं और एकजुट भी हैं। बहुसंख्यक का आतंक न केवल अल्पसंख्यक समूह को तबाह करता है बल्कि स्वयं को भी तबाह करता है। इसीलिए सत्ता में चाहे वो बहुसंख्यक समुदाय हो चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय हो, सबकी समान भागीदारी आवश्यक है। उसके बाद देखें, सत्ता की साझेदारी के माध्यम से बहुसंख्यक के आतंक से बचा जा सकता है, यानी कि अल्पसंख्यकों की भी भागीदारी रहेगी उसमें और बहुसंख्यकों की भी भागीदारी रहेगी। जब दोनों का समान प्रतिनिधित्व रहेगा तो बहुसंख्यक के अत्याचार से जो है बचा जा सकता है, बहुसंख्यक के आतंक से बचा जा सकता है। किसके माध्यम से? सत्ता की साझेदारी के माध्यम से। तो अपन ने सीखा कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए और विभिन्न सामाजिक समूहों में टकराव को कम करने के लिए, किसी भी समाज में बहुसंख्यक के आतंक के खतरे को कम करने के लिए। ये बातें अपन ने सीख ली। अब चलते हैं अपन आगे। अब देखें, लोगों की आवाज ही लोकतांत्रिक सरकार की नींव बनती है। बिल्कुल, लोकतांत्रिक सरकार कौन सी सरकार होती है? जो जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा चुना गया शासन ही क्या है भाई? लोकतांत्रिक शासन है, लोकतांत्रिक सरकार है। तो लोगों की आवाज ही लोकतांत्रिक सरकार की नींव बनाती है। बिल्कुल, इसीलिए यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। अगर सत्ता की साझेदारी नहीं है यानी कि वहां लोकतांत्रिक शासन स्थापित नहीं है। सत्ता की साझेदारी के दो कारण होते हैं भाई, एक है कि समझदारी भरा कारण और दूसरा है नैतिक कारण। समझदारी भरा कारण कैसे? कि सभी का समान प्रतिनिधित्व हो तो टकराव कम होंगे, लड़ाइयां कम होंगी, ये हो गई समझदारी। नैतिक कारण किस तरीके से? नैतिक कारण इस तरीके से कि भाई सभी का समान प्रतिनिधित्व होना ही चाहिए, नैतिकता की बात है। उसके बाद देखें, सत्ता की साझेदारी का समझदारी भरा कारण है कि समाज में, समझदारी भरा कारण कौन सा है? कि समाज में टकराव और बहुसंख्यक के आतंक को रोकना
और सत्ता की साझेदारी का नैतिक कारण है लोकतंत्र की आत्मा को अक्षुण्ण बनाए रखना, यानी कि लोकतंत्र जिस तरीके से स्थापित किया गया था उसी तरीके से हमेशा बना रहेगा, ठीक है, उसमें बिखराव उत्पन्न नहीं होगा। ये बातें हो गई कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। उसके बाद हमने देखा था कि अपन विभिन्न देशों के बीच में जातीय बनावट के बारे में देखेंगे कि किस तरीके की वहां पे जाति बनावट है और सत्ता की साझेदारी है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे बेल्जियम के जातीय बनावट की बात करेंगे, बेल्जियम के समाज की जाति बनावट की बात करेंगे। तो बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है। किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी हरियाणा से भी आधी है, ठीक है, हरियाणा से भी आबादी है। इतना छोटा देश है, यानी कि भारत का जो एक राज्य है हरियाणा, उससे भी आधी आबादी का देश है बेल्जियम। यूरोप का बहुत छोटा देश है, परंतु इसके समाज की बनावट बड़ी जटिल है। इतना छोटा सा देश है, भारत के राज्य हरियाणा से भी छोटा है, लेकिन समाज की बनावट जो है बहुत ही जटिल है। किस तरीके से है? इसमें रहने वाले 59% लोग डच भाषा बोलते हैं। बेल्जियम में रहने वाले 59% जनसंख्या जो है कौन सी भाषा बोलते हैं? वो डच भाषा बोलते हैं। 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं। 40% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। और बाकी 1% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। अब देखें, राजधानी ब्रुसेल्स में, बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है, ठीक है। क्या है बेल्जियम की राजधानी? ब्रुसेल्स है। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 80% आबादी फ्रेंच भाषी है, जबकि 20% जो है डच भाषी है, ठीक है। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी, ठीक है, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर भी हैं। उसके बाद देखें, बेल्जियम की समझदारी की बात करें, यानी कि इतनी सारी भिन्नता होने के बाद भी कि जहां 59% जो है किसी और दूसरी भाषा को बोलते हैं, बाकी 40% किसी और दूसरी भाषा को बोलते हैं और 1% की दूसरी भाषा को बोलते हैं। उसकी राजधानी में भी 80% लोग जो है फ्रेंच को बोलते हैं, 20% डच को बोलते हैं, डच भाषा को बोलते हैं। इतनी भिन्नता होने के बाद भी बेल्जियम ने भाई इस जातीय बनावट को, भाषाई बनावट के बीच टकराव को रोकने के लिए कुछ तरीके की समझदारी दिखाई। तो उसके बारे में भी अपन जान लेते हैं। बेल्जियम की समझदारी ऐसे भाषाई विविधताओं कई बार सांस्कृतिक और राजनीतिक झगड़े का कारण बन जाती हैं। अगर ऐसी भाषाई विविधताएं हैं जहां एक छोटे से देश में ही कई सारी भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं, तो वहां पे सांस्कृतिक और राजनीतिक झगड़े पनपने लगते हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते 1950 से 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच जो है टकराव बढ़ने लगा, क्योंकि भाई जो व्यक्ति ज्यादा भाषा बोलते थे, यानी कि जो ज्यादा व्यक्ति थे वो एक भाषा बोलते थे, यानी कि एक भाषा को बोलने वाले ज्यादा लोग, बहुसंख्यक लोग, वो जो है बहुत ताकतवर महसूस करते थे खुद को। तो इसके चलते 1950 से 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच जो है तनाव बढ़ने लगा और डच भाषी लोग देश में बहुमत में थे, परंतु राजधानी ब्रुसेल्स में अल्पमत में थे। यानी कि डच भाषी लोग जो है पूरे देश में तो बहुमत में थे, डच भाषी ब्रुसेल्स में तो ज्यादा संख्या में थे, लेकिन बेल्जियम में तो बहुमत में थे, ज्यादा संख्या में थे, लेकिन ब्रुसेल्स में जो है बहुत ही थोड़े से थे, अल्पमत में थे। इस वजह से जो है उनके बीच कुछ टकराव उत्पन्न होने लगे। परंतु बेल्जियम के लोगों ने एक नवीन प्रकार की शासन पद्धति अपनाकर सांस्कृतिक विविधताओं एवं क्षेत्रीय अंतरों से होने वाले आपसी मतभेद को दूर कर लिया। किस तरीके से? बेल्जियम के लोगों ने एक नवीन प्रणाली अपनाई, नवीन प्रकार की शासन पद्धति अपनाई और सांस्कृतिक विविधताओं, यानी कि सांस्कृतिक रूप से जो भी विविधताएं
भिन्नताएं पाई जाती थी, यानी कि कल्चरल डाइवर्सिटी जो पाई जाती थी, एवं क्षेत्रीय अंतरों से होने वाले जो भी कल्चरल डाइवर्सिटी यानी कि सांस्कृतिक विविधता और क्षेत्रीय अंतरों से जो भी आपसी मतभेद हो रहे थे उनको उन्होंने दूर कर लिया। उसके बाद देखें 1970 से 1993 के बीच 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इसीलिए किए ताकि देश में किसी को बेगानेपन का एहसास ना हो, यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय जो है, यानी कि जहां पे बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में डच भाषा को बोलने वाले लोग कम थे, लेकिन पूरे देश की बात करें तो डच भाषा बोलने वाले लोग अधिक थे। तो इस बेगानेपन का उन्हें एहसास ना हो एवं सभी मिलजुल कर रह सकें, सारा विश्व बेल्जियम की इस समझदारी की सराहना करता है। तो इस तरीके की समझदारी जो है बेल्जियम ने दिखाई ताकि भाषा के आधार पर विभिन्न भाषा समूहों के बीच में किसी भी तरीके का मतभेद और टकराव उत्पन्न ना हो सके, कोई भी एक समुदाय बेगानेपन का फील ना कर सके। तो बेल्जियम उस टकराव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए भाई, क्या किया वहां के लोगों ने और वहां की सरकार ने, उसको भी अपन जान लेते हैं। तो बेल्जियम में टकराव को रोकने के लिए कुछ इस तरीके के कदम उठाए गए, जिसमें से पहला कदम है केंद्र सरकार में डच व फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या रख दी उनने, यानी कि जितने मंत्री डच भाषा को बोलने वाले होंगे उतने ही मंत्री फ्रेंच भाषा को बोलने वाले होंगे। केंद्र सरकार में जितने व्यक्ति डच भाषा बोलते हैं उतने ही व्यक्ति फ्रेंच भाषी भी रहेंगे, यानी कि समान मात्रा में मंत्रियों की संख्या रहेगी केंद्र सरकार में। उसके बाद देखें दूसरी बात कही गई है कि केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को दी गई। ठीक है, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को दी गई और ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, डच और फ्रेंच दोनों को। उसके बाद देखें सामुदायिक सरकार का निर्माण किया इनने। इनका चुनाव संबंधित भाषा लोगों द्वारा होता है। सामुदायिक सरकार यानी कि एक कम्युनिटी की, एक विशेष कम्युनिटी की सरकार। तो भाई सामुदायिक सरकार है, कम्युनिटी के हिसाब से गवर्नमेंट का निर्माण किया है, तो इनका चुनाव संबंधित भाषा के लोगों द्वारा होता है। जैसे डच समुदाय के लिए सरकार बनानी है तो उनका चुनाव कौन करेगा? डच भाषा को बोलने वाले लोग ही करेंगे। इस सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा भाषा संबंधी भी शक्तियां हैं। तो इस तरीके की कुछ समझदारी बेल्जियम ने दिखाई, जो कि बेल्जियम में टकराव को रोकने में सही साबित हुआ। अब आगे देखें श्रीलंका के समाज की जाति बनावट की। अब अपन बात करें भाई, बेल्जियम की बात कर ली, अब हम बात करेंगे श्रीलंका के समाज की जाति बनावट के बारे में। श्रीलंका हम सभी जानते हैं भारत के दक्षिण में स्थित एक द्वीपीय देश है, जो भारत के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। ठीक है, इसकी आबादी कोई 2 करोड़ के लगभग है, ज्यादा नहीं है, 2 करोड़ के लगभग है, अर्थात हरियाणा के बराबर ही है। जहां बेल्जियम की आबादी हरियाणा की आधी थी, वहीं श्रीलंका की आबादी भी कोई ज्यादा नहीं है, हरियाणा की आबादी के लगभग बराबर है, यानी कि 2 करोड़ है। बेल्जियम की भांति यहां भी कई जातीय समूहों के लोग रहते हैं, कई जाति समूह के लोग श्रीलंका में भी रहते हैं। देश की आबादी का कोई 74% भाग सिंहलियों का है। सिंहली भाषा बोलने वाले लोग कितने हैं? 74% हैं। ठीक है, याद रखना है ये बात। जबकि 18% लोग जो हैं कौन सी भाषा को बोलते हैं? तमिल भाषा को बोलते हैं। बाकी भाग अन्य छोटे छोटे जाति समूहों जैसे ईसाइयों और मुसलमानों का है। तो श्रीलंका में 74% लोग जो हैं सिंहली भाषा बोलते हैं, 18% लोग तमिल भाषी हैं, तमिल भाषा को बोलते हैं, और बाकी जितने लोग बचे वो अन्य छोटे छोटे जाति समूहों जैसे ईसाइयों और मुसलमानों में बटे हुए हैं। अब देखें आगे श्रीलंका में अब टकराव कैसे उत्पन्न होता है। देश युद्ध पूर्वी भागों में तमिल लोग अधिक हैं, जबकि देश के बाकी हिस्सों में सिंहली लोग बहुसंख्यक हैं। क्या बात कही गई है कि देश के पूर्वी भागों में तमिल लोग अधिक हैं। पूर्वी भाग में कौन से व्यक्ति रहते हैं? तमिल लोग अधिक हैं, जबकि देश के बाकी हिस्सों में सिंहली समुदाय है। यहाँ पे आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं, सिंहली समुदाय
सिहली समुदाय जो कि पीले रंग से दर्शाया गया है, श्रीलंका का मैप जो कि एक द्वीपीय देश है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें भाई, ये कोलंबो है, टिकोमाली, बाकलालोवा, ये जाफना, ठीक है। तो सिहली समुदाय 74% है, जो कि अपन को स्पष्ट रूप से ज्यादा दिख रहा है। श्रीलंकाई तमिल जो कि 18, श्रीलंकाई तमिल और भारतवंशी तमिल, श्रीलंकाई तमिल को ऑरेंज कलर से दर्शाया गया है और ब्राउन कलर से यहाँ पे आप देखें तो भारतवंशी, भारतवंशी किसको दर्शाया गया है? भारतवंशी तमिल, भारत के व्यक्ति जो कि तमिल बोलते हैं और श्रीलंका में रहते हैं। उसके बाद मुसलमान समुदाय को किससे दर्शाया गया है? इस तरीके के ब्राउन गोलों के द्वारा इसको मुसलमान समुदाय को यहाँ पे दर्शाया गया है, यानी कि कहाँ कहाँ कितनी जनसंख्या किस समुदाय की या किस भाषा को बोलने वाली रहती है। तो देश के पूर्वी भागों में तमिल लोग अधिक रहते हैं। देश का पूर्वी भाग आप जो देख रहे हैं, ये देश का जो पूर्वी भाग है, यहाँ पे तमिल लोग अधिक रहते हैं। जबकि देश के बाकी हिस्सों में, देश के बाकी हिस्सों की बात करें तो यहाँ सिहली समुदाय यानी कि सिहली भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। यदि श्रीलंका में लोग चाहते तो वे भी बेल्जियम की भांति अपनी जाति मसले का कोई उचित हल निकाल सकते थे, बिल्कुल निकाल सकते थे, यानी कि सभी को समान प्रतिनिधित्व दिया जाए केंद्र सरकार में। परंतु वहां के बहुसंख्यक समुदाय यानी कि श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय जो कि कौन सा है? सिहली भाषा बोलने वाला। परंतु वहां के बहुसंख्यक समुदाय अर्थात सिहलियों ने अपने बहुसंख्यकवाद को दूसरों पर थोपने का प्रयत्न किया, जिससे वहां गृह युद्ध शुरू हो गया। भाई जो वहां का सिहली समुदाय है, जो बहुसंख्यक है, उन्होंने क्या किया? अपने बहुसंख्यकवाद को यानी कि खुद के प्रभुत्व को दूसरों पर थोपने का प्रयत्न किया। इस वजह से वहां गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध यानी कि एक देश के अंदर ही वहीं के लोग आपस में लड़ाई करने लगे और आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है श्रीलंका में ये गृह युद्ध। गृह युद्ध क्या होता है भाई? यहाँ भी आपको बताया गया है, यहाँ बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। किसी मुल्क में, मुल्क यानी कि किसी भी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे क्या कहा जाएगा? गृह युद्ध। किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे क्या कहा जाएगा? गृह युद्ध कहा जाएगा। अब श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद की बात हो रही है। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्यकवाद क्या होता है? यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक यानी कि संख्या में ज्यादा है, तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है। जो संख्या में ज्यादा है वो अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। तो उसको क्या कहा जाएगा? उस अवधारणा को, उस कंसेप्ट को बहुसंख्यकवाद कहा जाएगा। अब देखें आगे, गृह युद्ध बहुसंख्यकवाद के बारे में अपन जान चुके हैं। अब देखें भाई 1956 में एक कानून बनाया गया। उस कानून के द्वारा क्या कदम उठाए गए उसको भी जान लेते हैं। 1956 के कानून द्वारा उठाए गए कदम, पहली बात है 1956 में एक कानून पास किया गया सिहली समुदाय की सर्वोच्चता स्थापित करने हेतु। जो बहुसंख्यक समुदाय सिहली समुदाय है उसकी सर्वोच्चता को स्थापित करने हेतु एक कानून पास किया गया और नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मठ को संरक्षण और बढ़ावा देगी। ठीक है, सिहली समुदाय बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे और सिहलियों को विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में जो है प्राथमिकता दी गई और सिहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, जिससे तमिलों की अवहेलना हुई। भाई 1956 में ऐसा कानून पास किया गया कि जो बहुसंख्यक समुदाय था, सिहली भाषा को बोलने वाला समुदाय था, उनका प्रभुत्व स्थापित करने वाले कानूनों का निर्माण किया गया। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए तो अब चलते हैं अपन आगे। अब देखें, भारत में सत्ता की साझेदारी की बात करें अपन तो हम सभी जानते हैं भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का अर्थ वो होता है जहां पर जनता अपने द्वारा प्रतिनिधि को चुनती है। अपने वोट के माध्यम से वोट देने का अधिकार जो होता है सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है और जनता उसी अधिकार का प्रयोग करके अपने द्वारा ही अपने नेता को चुनती है। इस तरीके से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना करी जाती है। तो भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, ये बात हम सभी जानते हैं और शुरू से ये बात हम पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ के नागरिक
सीधे मताधिकार के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। और दूसरी बात देखें, लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि एक सरकार को चुनते हैं। लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो है एक सरकार को चुनते हैं और इस तरह से एक चुनी हुई सरकार रोजमर्रा का शासन चलाती है और नए नियम भी बनाती है। नए नियम बनाने का काम भी किसका होता है? सरकार का ही होता है, या नियमों और कानूनों में संशोधन भी करती है। यानी कि जो नियम पहले बना दिए गए हैं उन नियमों में संशोधन करना जरूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, सिचुएशन को देखते हुए समय समय पर संशोधन भी किसके द्वारा ही करे जाते हैं? सरकार के द्वारा ही करे जाते हैं। और संशोधन सीधा नहीं किया जा सकता, उसके लिए भी एक बड़ी प्रक्रिया से गुजरना होता है। अगली बात करें कि किसी भी लोकतंत्र में हर प्रकार की राजनीतिक शक्ति का स्रोत प्रजा ही होती है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बात किसकी हो रही है? बात हो रही है लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की, प्रजातंत्र की, जिसमें जनता ही अपना प्रतिनिधि चुनती है। जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया शासन ही लोकतांत्रिक शासन कहलाता है। और उस लोकतांत्रिक शासन का स्रोत कौन होती है? प्रजा ही होती है, जनता ही होती है। और हर तरह की राजनीतिक शक्ति का स्रोत भी कौन होती है? जनता ही होती है। क्योंकि अगर सरकार अच्छे से काम नहीं करेगी तो आगामी होने वाले चुनावों में जब अगली सरकार बनेगी, जब 5 साल का समय खत्म होगा, तब जनता उस सरकार को वोट नहीं देगी जिस सरकार को पहले उनने चुना था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि समस्त राजनीतिक शक्ति जो है वो किसके हाथों में होती है? समस्त राजनीतिक शक्ति जो है जनता के हाथ में ही होती है, प्रजा के हाथ में ही होती है। जनता ही सरकार को बना सकती है और जनता ही सरकार को गिरा सकती है। यह लोकतंत्र का एक मूलभूत सिद्धांत है। बिल्कुल। उसके बाद देखें, ऐसी शासन व्यवस्था में, यानी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, लोग स्वराज की संस्थाओं के माध्यम से अपने आप पर शासन करते हैं। किस तरीके से शासन करते हैं? ऐसी शासन व्यवस्था में, यानी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, लोग स्वराज का अर्थ होता है अपना राज, अपने राज के माध्यम से ही शासन करते हैं। अब जनता का राज किस तरीके से होता है? क्योंकि जनता ने ही उस प्रतिनिधि को नेता बनाया है, उस व्यक्ति को, उस उम्मीदवार को नेता किसने बनाया है? जनता ने ही बनाया है। तो ऐसी शासन व्यवस्था में लोग स्वराज की संस्थाओं के माध्यम से अपने आप पर शासन करते हैं। आगे देखें अब, एक समुचित लोकतांत्रिक सरकार में समाज के विविध समूहों और मतों को उचित सम्मान दिया जाता है। किसको? समाज के विविध समूहों और मतों को, समाज के विविध समूहों और मतों को उचित सम्मान दिया जाता है। यानी कि प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समूह संविधान की दृष्टि में समान होता है। संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकारों में 6 मौलिक अधिकार हैं। उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है समानता का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकारों का पहला अधिकार है। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में भारत के संविधान ने समानता के अधिकार के तहत भारत के सभी समूहों, सभी मतों, सभी पंथों, सभी संप्रदायों, सभी जाति, सभी समुदायों, सभी कम्युनिटी के लिए जो है समानता का अधिकार दिया गया है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि एक समुचित लोकतांत्रिक सरकार में समाज के विविध समूहों और मतों को उचित सम्मान दिया जाता है। उसके बाद देखें, जननीतियों के निर्माण में हर नागरिक की आवाज सुनी जाती है। जो भी नीतियां जनता के हित में बनाई जाती हैं उन्हें क्या कहा गया है? जन नीति। जन यानी कि लोग, लोगों के लिए जो भी नीतियां बनाई जाती हैं उन नीतियों के निर्माण में हर नागरिक की आवाज सुनी जाती है। यानी कि जनता की डिमांड को देखते हुए, जनता की मांग को देखते हुए ही नीतियों का निर्माण किया जाता है। इसलिए लोकतंत्र में यह जरूरी हो जाता है कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा, लोकतंत्र में यह जरूरी हो जाता है कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा अधिक से अधिक नागरिकों के बीच हो। इस तरीके से हमने जाना कि भारत में सत्ता की साझेदारी किस तरीके से अपन को दिखाई देती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अपन ने जानी कि भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तहत ही सभी वर्गों को, सभी समुदायों को, सभी जातियों के व्यक्तियों को, सभी संप्रदायों को, सभी समूहों को समानता का अधिकार दिया गया है। हर एक नागरिक की आवाज सुनी जाती है और जननीतियों का निर्माण ही जनता
जनता की आवाज या जनता की मांग के द्वारा हर एक जन नीतियों को निर्माण किया जाता है या जन नीतियों को निर्मित किया जाता है। अब चलते हैं अपन आगे। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। अब अपन देखेंगे सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप, उसमें हम जानेंगे सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण किस तरीके से होता है, यानी कि ऊपर से नीचे। तो सबसे पहले अपन सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार होती है, ऊर्ध्वाधर वितरण है तो केंद्र सरकार होती है, उसके नीचे जो है राज्य सरकार होती है और उसके नीचे जो है स्थानीय निकाय होते हैं। केंद्र सरकार होती है भारत की सरकार, ऊपर भाई संसद है, ठीक है। संसद के नीचे राज्य सरकारें हैं, अलग अलग राज्य की अलग अलग राज्य सरकार, अलग अलग राज्यों में राज्य विधानमंडल की स्थापना, जैसे कि विधानसभा और विधान परिषद। तो भाई सबसे ऊपर जैसे केंद्र सरकार की अपन बात करें, केंद्र सरकार में सबसे ऊपर अपन संसद की बात करें तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन 3 अंगों से मिलके अपनी जो है ऊपर की संसद बन जाती है, केंद्र सरकार की स्थापना हो जाती है। और वहीं पे अपन देखें तो प्रधानमंत्री, लोकसभा में प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल होता है, ठीक है। राज्यसभा की बात करें तो वहां पे सभापति होता है, किसे बनाया जाता है, उपराष्ट्रपति को बनाया जाता है। तो ये हो गई अपनी केंद्र सरकार की बात है। उसके बाद राज्य सरकार की बात करें, केंद्र सरकार के नीचे जो राज्य सरकार है उसकी बात करें तो राज्य सरकार, अलग अलग राज्यों में राज्य विधानमंडल का स्थापित किया जाना। राज्य विधानमंडल में क्या क्या चीजें आती हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ये 3 अंग होते हैं राज्य विधानमंडल के और 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा जो है संसद का राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है और विधान परिषद जो है उच्च सदन होता है। ये बात हो गई। और उसके नीचे अपन बात करें तो विधानसभा का नेता कौन होता है, विधानसभा में अपन बात करें तो मुख्यमंत्री होते हैं। जिस तरीके से संसद के नेता की बात करें तो संसद का नेता यानी कि लोकसभा का नेता किसे माना जाता है, प्रधानमंत्री को। ठीक उसी तरीके से राज्य विधानमंडल में राज्य के नेता की भूमिका या विधानसभा के नेता की भूमिका कौन निभाता है, उस राज्य का मुख्यमंत्री निभाता है और उसके मंत्रिमंडल भी उसके साथ होते हैं। उसके बाद देखें स्थानीय निकायों की बात करें तो स्थानीय निकाय कौन कौन से होते हैं, स्थानीय निकाय कौन कौन से होते हैं, पंचायत और नगर पालिकाओं की बात हो रही है, पंचायत और नगर पालिका। तो ये हो गए अपने स्थानीय निकाय, यानी कि इसको हम एक सत्ता का विकेंद्रीकरण के रूप में भी जान सकते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण के रूप में भी अपन इसको समझ सकते हैं। अब सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या कहलाता है, यानी कि देश के हर स्तर पर, गांव से लेके बड़े बड़े महानगर तक, सीधी बात है, भारत के एक छोटे से गांव से लेके दिल्ली तक या दिल्ली से लेके भारत के एक छोटे से गांव तक, हर स्तर पर शासन व्यवस्था का होना, शासन का होना, ये क्या कहलाएगा, विकेंद्रीकरण कहलाएगा। यानी कि सत्ता का केंद्रीकरण नहीं है, विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन है। तो इस तरीके से सरकार के विभिन्न स्तरों को ऊर्ध्वाधर बांटा गया है और सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य सत्ता का वितरण जो है हमें देखने को मिलता है। अब चलते हैं अपन आगे। सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण को अपन जान चुके हैं, अब हम जानेंगे सत्ता का क्षैतिज वितरण। सत्ता का क्षैतिज वितरण, तो सत्ता के विभिन्न अंगों के मध्य सत्ता का विवरण, सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य सत्ता का विवरण कुछ इस तरीके से है, सत्ता का क्षैतिज वितरण, जो कि है सबसे पहले देखें अपन विधायिका। अब भाई विधायिका का काम क्या होता है, विधायिका का काम होता है कानून बनाना। विधायिका जो है विधि बनाएगी, विधि को कानून कहा जाता है। तो विधायिका का काम क्या है, कानून बनाना है। वहीं कार्यपालिका का काम क्या है, कानून को लागू करना है, कानून को लागू करना है। और जो तीसरी बात है यहाँ पे सत्ता के क्षैतिज वितरण में तीसरा स्तर जो है वो है न्यायपालिका का। तो न्यायपालिका क्या करेगी, कानूनी विवादों का निपटारा। कानूनी विवादों का निपटारा कौन करेगा, न्यायपालिका करेगी। कानूनी विवादों का निपटारा,
ये बातें हो गई। तो विधायिका का काम क्या होगा? विधायिका का काम होगा कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होगा कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का काम क्या होगा? कानूनी विवादों का निपटारा करना। यानी कि विधायिका ने जो कानून बनाए हैं और कार्यपालिका ने जो कानून लागू करे हैं, अगर उन कानूनों के मामले में कोई विवाद, कोई डिस्प्यूट उत्पन्न होता है, तो न्यायपालिका जो है उन कानूनी विवादों का निपटारा करती है। तो इस तरीके से सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य सत्ता का क्षैतिज वितरण बताया गया है। अब अपन बात कर लें कि विधायिका क्या होती है। विधायिका में क्या क्या होते हैं? तो विधायिका में दो बातें आती हैं। एक तो अपनी ऊपर की संसद आती है, संसद में जो है अपनी लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। ये हो गए दो सदन। एक बार फिर से अपन बहुत अच्छे से इसको समझ लेते हैं। विधायिका की अपन बात करें तो विधायिका अपनी क्या है? संसद है। और संसद के अपन सदन की बात करें या संसद के अपन अंगों की बात करें, संसद के अंगों की बात करें तो संसद के अंगों में कौन कौन सी बातें आ जाएंगी? एक तो अपनी लोकसभा, दूसरी अपनी राज्यसभा, और तीसरा अंग होता है राष्ट्रपति। तो कोई भी कानून जब बनता है तो सबसे पहले उसका प्रस्ताव संसद के इन दो सदनों में से किसी एक सदन में किया जाता है। एक बात फिर से सुन लें कि ये दोनों जो हैं संसद के दो सदन कहलाते हैं, और राष्ट्रपति को जोड़ के संसद के ये तीन अंग बन जाते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों क्या कहलाते हैं? ये दोनों जो है संसद के सदन कहलाते हैं। और जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, तो ये तीनों चीज़ें क्या कहलाती हैं? संसद के अंग कहलाते हैं। ठीक है। तो अब जब कोई भी कानून बनना होता है तो सबसे पहले उस कानून बनने के लिए उस विधेयक को, यानी उसे बिल कहा जाता है। ठीक है। जब कोई भी कानून संसद में पेश किया जाता है तब तक वो कानून नहीं कहलाता, उस पर कानून बनना होता है। यानी कि किसी भी विषय पर जब कानून बनना होता है तो उसे कहा जाता है सरकारी कामकाज की भाषा में विधेयक या बिल। तो संसद के इन दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन में सबसे पहले प्रस्ताव पेश किया जाता है। अगर उस प्रस्ताव को, उस प्रपोजल को बहुमत मिल जाता है, बहुमत के साथ किसी एक सदन में पास हो जाता है, तब दूसरे सदन में जाता है। और जब दूसरे सदन में भी जो बहुमत के साथ अगर विधेयक पास हो जाता है, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है राष्ट्रपति की अनुमति के लिए। और अगर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर के माध्यम से उस विधेयक पर अपनी सहमति दे देते हैं, अपनी अनुमति दे देते हैं, तो वो बिल जो है एक अधिनियम का रूप ले लेता है, जिसे एक्ट भी कहा जाता है, यानी कि वो कानून बन जाता है। इस तरीके से होती है भाई संसद की प्रक्रिया। ठीक है। उसके बाद हम आए कार्यपालिका पे। विधायिका में अभी एक और चीज बाकी है, राज्य विधान मंडल की चीजें भी बाकी हैं। तो राज्य विधान मंडल में क्या चीजें आ जाएंगी? राज्य विधान मंडल में अपनी जो है विधानसभा आ जाएगी, विधान परिषद आ जाएगी। ठीक है। और उसके बाद भी अब चलें अपन कार्यपालिका की तरफ चलें। तो कार्यपालिका में क्या होता है भाई? कार्यपालिका सबसे पहले तो ये है, इनने जो कानून बनाए, विधायिका ने जो भी कानून बनाए, कानून बनाना इनका काम होता है। विधायिका ने जो भी कानून बनाया, कार्यपालिका क्या करेगी? कार्यपालिका जो है उस कानून को लागू करेगी। कानून को लागू करना किसका काम होगा? कार्यपालिका का काम होगा। तो कार्यपालिका में कौन कौन आता है भाई? उसके भी अपन नाम देख लेते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद जो है अपनी कार्यपालिका में आएगी, और इनका काम होता है कानूनों को लागू करवाना। और तीसरी बात आती है सत्ता के क्षैतिज वितरण में न्यायपालिका की। न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका का काम क्या होता है? न्यायपालिका का काम होता है कानूनी विवादों का निपटारा करना। कानूनी विवादों का निपटारा करने का काम किसका होता है? न्यायपालिका का होता है। न्यायपालिका में कौन कौन आ सकते हैं? न्यायपालिका में जो है उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय,
उच्चतम न्यायालय, या इसको अपन शॉर्टकट में लिख लेते हैं, ये आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक होता है जो कि दिल्ली में स्थित है भारत का, और हाई कोर्ट अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग हाई कोर्ट होते हैं, और 2 या अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट भी बनाया जा सकता है। उसके बाद हाई कोर्ट के बाद जो है इनके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। तो इस तरीके से जो है सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य सत्ता का 36 वितरण हमें बताया गया है। उसके बाद देखें विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का वितरण, जैसे कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है, ठीक है। 36 वितरण की बात हो रही है तो विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे कि भाषाई समूह हैं, धार्मिक समूह हैं, उनके बीच सत्ता का वितरण 36 वितरण के अंतर्गत आएगा। जिस तरीके का उदाहरण अपन ने कहाँ पढ़ा था, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में पढ़ा था। बेल्जियम की सरकार जो है, बेल्जियम के लोग जो है सही समय पर सचेत हो गए और उन्होंने बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का निर्माण किया। लेकिन श्रीलंका में भाषाई आधार पर जब दंगे खड़े हुए अपने अपने प्रतिनिधित्व को लेके, अपने अपने वर्चस्व को लेके, तो वहां की सरकार सही समय पर जागृत नहीं हुई। इस वजह से श्रीलंका में क्या समस्या उत्पन्न हुई थी, इसी वजह से श्रीलंका में जो है गृह युद्ध की स्थिति बनी थी। और उसके बाद देखें विभिन्न सामाजिक समूहों, दबाव समूहों एवं राजनीतिक दलों के मध्य सत्ता का वितरण। विभिन्न सामाजिक समूहों, दबाव समूहों और राजनीतिक दलों के मध्य सत्ता का वितरण किसमें आएगा, सत्ता के 36 वितरण में आएगा। क्लियर हो गई बात ये कि सत्ता का 36 वितरण किस तरीके से भारत में किया गया है। सामाजिक समूहों, दबाव समूहों, राजनीतिक दलों के मध्य सत्ता का वितरण सामाजिक समूहों के मध्य भी है, दबाव समूह क्या होते हैं, दबाव समूह ही सरकार और जनता के मध्य एक माध्यस्थ का काम करते हैं। जनता की मांगें सरकार तक पहुंचाते हैं, सरकार की नीतियों के बारे में जनता को जागृत करते हैं, और इस तरीके से सरकार और जनता के मध्य दबाव समूह जो है मीडिएटर का काम करते हैं और जनता के हित में काम करते हैं। राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं, अलग अलग उनके चुनाव चिन्ह होते हैं, ये भी जनता के लिए ही काम करती हैं। किस तरीके से करती हैं, जैसे कि मान लो वर्तमान में जिस भी राजनीतिक दल का शासन है और जिस राजनीतिक दल का शासन नहीं है, तो वो जिसका शासन नहीं है वो उस सरकार की आलोचना करने का प्रयास करेगा, उस सरकार की नीतियों की अवहेलना करेगा जो जनता के हित में नहीं है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से राजनीतिक दल और दबाव समूह दोनों ही जनता के हित में काम करते हैं। ये बात हो गई अपनी सत्ता के 36 वितरण की। अब चलते हैं आगे। 36 वितरण में अपन ने देखा विधायिका क्या करती है भाई, विधायिका क्या करती है 36 वितरण में, कानून का निर्माण करती है। कौन आता है भाई, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति यानी कि संसद, ठीक है, ये सब क्या है, संसद है, तीनों मिलकर के। उसके बाद कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका का काम क्या होता है, कानून का क्रियान्वयन करना। कार्यपालिका में कौन आ गया, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और नौकरशाह यानी कि प्रशासनिक अधिकारी, जो एक अखिल भारतीय परीक्षा के माध्यम से, सिविल सर्विसेज परीक्षा के माध्यम से चुने जाने वाले अधिकारी होते हैं। उनको क्या कहा जाता है, नौकरशाह या नौकरशाही कहा जाता है। तो ये हो गई भाई कार्यपालिका की स्थिति। अब हम बात करेंगे न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका का काम क्या होता है, कानून की व्याख्या करना। कानून की व्याख्या करना यानी कि जो भी कानून है उसकी व्याख्या करना, और अगर विधायिका और कार्यपालिका द्वारा जिन कानूनों का विधायिका द्वारा जिन कानून का निर्माण किया गया है और कार्यपालिका द्वारा जिन कानूनों का क्रियान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, उसमें अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उन विवादों का निपटारा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, न्यायपालिका की होती है। उसके बाद देखें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा अन्य जिला व सत्र न्यायालय जो है किसके अंतर्गत आते हैं, न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय यानी कि अपना हाई कोर्ट, और अन्य जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सत्र न्यायालय यानी कि सेशन कोर्ट, ये सब क्या हो गए अपने, ये सब न्यायपालिका के भाग हो गए। यानी कि सत्ता का 36 वितरण जो कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में किया गया है, वो इस तरीके से अपन ने बहुत अच्छे से समझा। अब चलते हैं अपन आगे।
ऊर्ध्वाधर वितरण में अपन ने क्या जाना था भाई, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार किसके लिए होती है, केंद्र सरकार पूरे देश के लिए होती है, ठीक है। उसके बाद राज्य या प्रांतीय सरकार राज्यों के लिए होती है, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग सरकार की व्यवस्था की गई है। उसके बाद देखें स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन किसके लिए होता है भाई, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। इस रूप में स्थानीय स्वशासन हमें त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थानीय स्वशासन की देखने को मिलती है। तो स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था कब लाई गई थी, त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान किसने दिया था, 1957 में। 1957 में त्रिस्तरीय व्यवस्था किसके द्वारा बताई गई थी, त्रिस्तरीय व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा बताई गई थी। किसके द्वारा, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा बताई गई थी। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा बताई गई थी और उसी को फॉलो किया जा रहा है। और भाई 73वें और 74वें संविधान संशोधन, 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में संविधान संशोधन के द्वारा जो है स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था पूरे भारत देश में लागू की गई थी। तो इस तरीके से सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण होता है और उस तरीके से सत्ता का अपन ने क्षैतिज वितरण जाना था। तो सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप कुछ इस तरीके से आपके सामने दिखाई देते हैं। अब देखें सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण में क्या अंतर हमें समझ में आता है। सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण की बात करें तो इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न स्तरों जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार में सत्ता का बंटवारा होता है। ऊर्ध्वाधर वितरण में अभी अपन ने पढ़ा था, 2 बार पढ़ा कि इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न स्तरों में केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार में सत्ता का बंटवारा होता है। क्षैतिज वितरण में इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। किसमें, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। ऊर्ध्वाधर वितरण की बात करें तो इसमें उच्चतर तथा निम्नतर स्तर की सरकारें होती हैं। ऊर्ध्वाधर में क्या है, उच्चतर यानी कि केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार यानी कि निम्नतर स्तर तक की सरकारें होती हैं। और क्षैतिज वितरण में इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, क्योंकि इनका स्तर कैसा है, इनका स्तर क्षैतिज स्तर है, यानी कि सभी का स्तर समान है। और इसमें क्या है, ऊर्ध्वाधर वितरण है भाई, ऊर्ध्वाधर वितरण है यानी कि ऊपर से नीचे तक है, ऊपर से नीचे तक। सबसे ऊपर जो है सत्ता का सबसे उच्च स्वरूप होगा, उसके बाद उससे निम्न और उसके बाद सबसे निम्न। तो यहाँ पे यही बात कही गई कि इसमें उच्चतर तथा निम्नतर स्तर की सरकारें होती हैं और इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर काम करते हैं। जितने भी अंग होंगे एक ही स्तर पर काम करेंगे और इसमें जो है स्तर धीरे धीरे नीचे की ओर जाता जाएगा। अब देखें ऊर्ध्वाधर वितरण की फिर से बात करें, तीसरा अंतर देखें ऊर्ध्वाधर वितरण में, तो इसमें निरंतर अंग उच्चतर अंग के अधीन काम करते हैं, निम्नतर अंग जो है उच्चतर अंग के अधीन काम करते हैं। यानी कि जैसे स्थानीय सरकार है वो राज्य सरकार के अधीन काम करेगी और राज्य सरकार किस सरकार के अधीन में काम करेगी, केंद्र सरकार के अधीन काम करेगी। अब देखें इसमें क्षैतिज वितरण की बात करें तो इसमें प्रत्येक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, इसीलिए एक अंग दूसरे अंग पर जो है नियंत्रण रखता है, क्योंकि शक्तियों का बंटवारा जो है क्षैतिज रूप में है और शक्ति का इस समान स्तर है। क्षैतिज वितरण है, सभी व्यक्ति समान स्तर पर बैठे इसलिए एक दूसरे पर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है उच्चतर स्तर जो है अपने निम्नतर स्तर पर कंट्रोल करता जाएगा। इस तरीके से जो है कुछ अंतर अपन ने देखे सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण और सत्ता के क्षैतिज वितरण में।
और इस तरीके से आज का अपना सेशन यहीं पर खत्म होता है, सत्ता की साझेदारी का, जो कि आपका क्लास 10th पॉलिटी का चैप्टर 1 है। आज हमने इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन किया। इस चैप्टर से संबंधित संपूर्ण जानकारी, जैसे कि इस चैप्टर को 3 से 4 पार्ट में पढ़ाया गया है। उसके बाद इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन की लिंक में अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है, वहां से जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। और अगर आप आगे के सारे सेशन, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन और प्रीवियस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो सारे आपको कहाँ मिलने वाले हैं? वो सब आपको मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप दोनों चीज़ें अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपके लिए कुछ टॉप कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जो कि है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम। इसके अलावा 3 स्टेट बोर्ड को भी हम कवर करते हैं, जो कि है यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड। इसके अलावा कुछ और कोर्सेज भी हमारे पास उपलब्ध हैं, जो कि है स्पोकन इंग्लिश, सीबीटी, एनटीएससी और ओलंपियाड जैसे कोर्सेज एक ही प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में उपलब्ध है। जी हाँ, और मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम। तो यहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हर एक जानकारी यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल से जुड़ी सारी अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।